नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भारत भूमि एवं लोक अर्थात भूगोल विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 3 अपवाह स्वरूप के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम लोग इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नावली को हल करेंगे। चलते हैं अध्याय पर। तो आप देख सकते हैं यह है आपका अध्याय 3 अपवाह स्वरूप यानी ड्रेनेज पैटर्न। और इस अध्याय के पिछले दोनों पार्ट वाले वीडियोज़ में आप लोगों ने इस अध्याय को अच्छे से समझा था, यानी हमारे भारत देश की जितनी भी नदियाँ हैं, झीलें हैं, उन सभी को आपने विस्तार से समझा था। आज के इस वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपने पिछले दोनों पार्ट के वीडियोज़ को अच्छे से देखा है तो आप इन अभ्यास प्रश्नों को खुद से हल करने का प्रयास करें। आप मेरे वीडियो से हेल्प लें और अपने शब्दों में इसके उत्तर लिखने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी 4 इसके ऑप्शन हैं, आपको किसी एक आंसर को सही करना है। पहला प्रश्न है लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो देखिए लक्ष्मी सागर झील जो है यह बिहार में है, बिहार के दरभंगा जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में कौन लवणीय झील है। लवणीय झील का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नमकीन झील। ठीक है, तो देखिए सांभर झील जो है यह राजस्थान में स्थित है। ठीक, यह बहुत ही ज़्यादा लवणीय झील है। ठीक, पूरा नमकीन है एकदम, आप इसका पानी नहीं पी सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है। तो इसका उत्तर होगा ग पटना, है ना। आप गांधी सेतु के बारे में जान लें कि महात्मा गांधी सेतु पटना से हाजीपुर को जोड़ता है। इस सेतु का लंबाई 7 किलोमीटर है और यह पुल 1984 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ 3 के बाद यहाँ 4 कोई प्रश्न नहीं है, इसके बाद 5 आ गया है। ठीक, प्रश्न है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक, तो इसका उत्तर होगा तापी नदी। ठीक, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की 2 नदियां हैं, ये नर्मदा और तापी, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी को इंग्लिश में रिफ्ट वैली कहते हैं। ठीक, और ये जो तापी नदी है इसका उद्गम मुल्ताई मध्य प्रदेश से होता है, जो महाराष्ट्र तथा गुजरात से होकर बहते हुए अरब सागर के खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तापी की नदी के बारे में जान गए आप। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो देखिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ठीक है, आप गोदावरी नदी के बारे में जान ले कि यह भारत की दूसरी सबसे लंबी है, यानी सबसे पहला ज़्यादा लंबा नदी जो है वह गंगा है, भारत देश का पहला नदी। ठीक, लंबाई के मामले में, और दूसरा गोदावरी है। ठीक, इसका कुल लंबाई कितना है 1450 किलोमीटर है। इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है और यह नदी तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो देखिए सिंधु जल समझौता जो था यह 1960 में हुआ था। ठीक, अब यह सिंधु जल समझौता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान ले कि सिंधु नदी के जल के बंटवारे के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में एक समझौता हुआ था। किनके बीच हुआ था, तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच यह समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार ब्यास, रावी तथा सतलज नदी का नियंत्रण भारत को मिला तथा सिंधु, चिनाब और झेलम नदी का नियंत्रण पाकिस्तान को मिला। ठीक, इस समझौते के अनुसार सिंधु नदी के कुल जल का 20% जल का उपयोग ही भारत को करना है। ठीक है, तो यही है सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था। अब चलिए अगला प्रश्न जो है 8 नंबर, सांगपो किस नदी का उपनाम है। ठीक है, तो देखिए सांगपो जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है। ठीक, अब आप इस ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जान लें। देखिए इस ब्रह्मपुत्र नदी का बहुत सारा नाम है। ठीक, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है, वहाँ यह सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। जब मानसरोवर झील से निकलता है तो इसका नाम क्या रहता है, सांगपो। उसके बाद यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। ठीक है, उसके बाद यह दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर उसके बाद अरुणाचल से असम में जब यह प्रवेश करता है तब यह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर असम से जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो बांग्लादेश में यह जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, और अंत में सुंदरवन डेल्टा के पास बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी से मिलकर यह मेघना नदी बनकर कहाँ गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो एक ही ब्रह्मपुत्र का कितना नाम हो गया, सांगपो नदी, दिहांग नदी, ब्रह्मपुत्रा, जमुना, मेघना। ठीक है, सब इसी का नाम है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है। ठीक है, गर्म जल का जलप्रपात आपके बिहार में ही है। देखिए आप कभी गए हुए हैं घूमने, जिसका नाम है ब्रह्मकुंड। ठीक है, यह
आपके बिहार के नालंदा ज़िले के राजगीर में स्थित है। ठीक है, यह जो ब्रह्म कुंड है यह राजगीर में है। अगर आप कहीं राजगीर घूमने गए होंगे हाँ, तो यहाँ पे आप स्नान किए होंगे या फिर कभी जाइएगा घूमने तो स्नान कीजिएगा। इसमें पानी गरम गरम निकलता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर। कोसी नदी का उद्गम स्थल है। कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई धाम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गोसाई धाम लिखा हुआ है, पीछे किताब में यहाँ पे गोसाई थान लिखा हुआ है, नेट पे भी हम देखें तो गोसाई थान लिखा हुआ था। तो देखिए कोसी नदी का उद्गम गोसाई थान में होता है। यह नदी नेपाल से बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करती है और खगड़िया के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो यह है कोसी का कहानी। चलिए यहाँ पे आपका यह जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है खत्म हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। इसका आंसर आपको छोटे छोटे वाक्यों में देना है। ठीक, पहला प्रश्न है आपका, जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण के साथ आपको बताना है जल विभाजक क्या है। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि दो दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करने वाली उच्च पर्वतीय या पठारी क्षेत्र को जल विभाजक कहा जाता है। सिंधु एवं गंगा नदी के मध्य अरावली की उच्च भूमि जल विभाजक का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा नदी द्रोणी है। यह नदी हमारे देश के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अंत में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है? ठीक, यह दोनों नदी कहाँ से निकलती है आपको बताना है। तो देखिए सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से होता है और गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद के गोमुख से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर कि गंगा की 2 प्रारंभिक धाराओं का नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है यह भी बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए गंगा नदी की 2 प्रारंभिक धाराएं भागीरथी तथा अलकनंदा है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में इन दोनों नदियों का संगम होता है। उसके बाद से यह गंगा नदी बन जाती है, उसके बाद से यह गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर कि लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद यानी सिल्ट क्यों है? ठीक है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है उसमें अवसाद का मात्रा कम है तिब्बत के क्षेत्र में, क्यों? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्षेत्र तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है जहां नदी के जल में सिल्ट की मात्रा नगण्य होती है, बहुत कम होता है। इसलिए लंबी धारा होने के बावजूद भी तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी में कम गाद यानी सिल्ट होता है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर कि कौन सी 2 प्रायद्वीपीय नदियाँ धसान घाटी से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? ठीक, तो देखिए भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नर्मदा तथा तापी नदी धसान घाटी से होकर बहती है तथा समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, तो यह था आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, आप बना लिए इसको। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्नोत्तरी की तरफ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। थोड़ा इसको आपको लंबा में इसका आंसर देना है। पहला प्रश्न है, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनकी विशेषता को आपको बताना है। तो आप लिखेंगे कि हिमालय तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की मुख्य विशेषता निम्न है। हिमालय की नदियां में लिखेंगे कि ये नदियां अस्थायी होती है जिनमें सालों भर जल भरी रहती है। सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जैसी भारत की प्रमुख नदियाँ हिमालय से ही निकलती है। ये नदियाँ हिमालय से समुद्र तक की यात्रा करने के दौरान ऊपरी भाग से अपरदन करती है और निचले भागों में निक्षेपण करके गोखुर झील, बाढ़ का मैदान और डेल्टा जैसे अनेक आकृतियों का निर्माण करती है। ठीक, और प्रायद्वीपीय नदियाँ में लिखेंगे कि यहाँ की अधिकांश नदियाँ मौसमी होती है जिनका मुख्य स्रोत वर्षा का जल है। ग्रीष्म ऋतु एवं शुष्क मौसम में वर्षा नहीं होने पर जल स्तर बहुत कम हो जाता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है तथा कुछ नदियाँ जैसे नर्मदा तथा तापी पश्चिम में बहकर अरब सागर में गिरती है। ठीक, ये नदियाँ अनेक जगहों पर जलप्रपात का निर्माण करती है और ये नदियाँ छिछली एवं कम लंबी होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर,
प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की तुलना कीजिए। तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा इत्यादि है। ये नदियाँ पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, जबकि प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियाँ नर्मदा, तापी, माही इत्यादि है। ये नदियाँ पश्चिमी घाट पर्वत तथा पठारों से निकलकर अरब सागर में गिरती है और ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरी का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर कि भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक, इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक, कि भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्व निम्न है। प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के आसपास ही हुआ है। वर्तमान में भी बड़े बड़े नगरों तथा महानगरों का विकास किसी न किसी नदी के आसपास ही हुआ है। तीसरे बिंदु में लिखेंगे कि विश्व के बहुत बड़े भाग में आज भी पीने के लिए तथा घरेलू उपयोग के लिए नदियों द्वारा प्राप्त जल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर उनसे बिजली भी प्राप्त की जाती है। नदियों से पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिल रहा है। मैदानी भागों में बाढ़ के साथ साथ नदियाँ अपने साथ नई मिट्टी भी लाती है जो खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है। ठीक, नदियों द्वारा प्राप्त जल से सिंचाई हेतु अनेक नहरों का विकास किया गया है। प्राचीन काल में सड़क एवं वायु मार्ग के अभाव में नदियाँ परिवहन का सर्वाधिक उपयुक्त साधन था। ठीक है, तो इतना सारा महत्व है नदी का, आप लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर कि भारत में झीलों के प्रकार का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। ठीक, झीलों के प्रकार का उदाहरण आपको वर्णन करना है उदाहरण के साथ। तो देखिए, झीलों के प्रकार निम्नांकित है, आपके किताब में भी दिया हुआ है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। पहला में लिखेंगे धसान घाटी झील। इस प्रकार की झील धसान घाटी में जल के जमा हो जाने से बनता है, जैसे अफ्रीका में स्थित विक्टोरिया झील, रुडोल्फ झील, न्यासा झील इत्यादि। गोखुर झील में लिखेंगे कि नदियों में जब अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है तब उसके निक्षेपण से मार्ग में विसर्पण पैदा होने लगता है और अंत में विसर्पित भाग कटकर मुख्य धारा से अलग हो जाता है, जिसे हम गोखुर झील कहते हैं। जैसे बेगूसराय का कांवड़ झील, बेतिया का सरियामन झील, ठीक इत्यादि। क्रेटर झील में लिखेंगे कि जब ज्वालामुखी के क्रेटर से राख और लावा का आना बंद हो जाता है तब इसके क्रेटर में वर्षा का जल जमा हो जाने से क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है, जैसे बोलिविया का टिटिका का झील, महाराष्ट्र स्थित लुनार झील इत्यादि। ठीक, लैगून झील में लिखेंगे कि स्पीड तथा रोधिया के द्वारा समुद्र तटीय प्रदेशों में जब समुद्री जल समुद्र से अलग कर लिए जाते हैं तब ऐसे झील लैगून कहलाते हैं, जैसे उड़ीसा स्थित चिल्का झील, आंध्र प्रदेश स्थित पुलिकट झील इत्यादि। अवरोधक झील में लिखेंगे कि कभी कभी पर्वतीय प्रदेशों में भूस्खलन के कारण चट्टानें गिरकर नदियों के प्रवाह को रोक देते हैं और पानी भर जाने से यह अवरोधक झील बन जाते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश स्थित चंद्रताल झील, उत्तराखंड स्थित गुहाना झील इत्यादि। ठीक, हिमानी झील में लिखेंगे कि हिमालय क्षेत्र में पहाड़ों पर जमे हिमानी के पिघलने से बने झील हिमानी झील कहलाते हैं, जैसे उत्तराखंड स्थित नैनीताल, भीमताल, तातताल। ठीक, तिब्बत स्थित मानसरोवर झील इत्यादि। भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील में लिखेंगे कि भूगर्भीय प्लेटों के खिसकने से बने गड्ढे में जल भर जाने से ऐसे झीलों का निर्माण होता है, जैसे कश्मीर स्थित बुलर झील, डल झील, राजस्थान का सांभर झील इत्यादि। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब चलिए, अब हम चलते हैं आगे मानचित्र कौशल। इसमें आपको मानचित्र पे ढूंढना है इन चीज़ों को। पहला देखिए क में क्या कह रहा है कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों को चिन्हित कीजिए तथा उसके नाम लिखिए। देखिए, गंगा है, सतलुज है, दामोदर है, कृष्णा है, नर्मदा है, तापी है, महानदी है और दिहांग नदी है। इन सभी नदियों को आपको कहाँ लिखना है? मानचित्र पर दर्शाना है। तो सबसे पहले तो आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए इस तरह के आपको एक मैप का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, इस तरह का खाली मैप आपको किताब के दुकान में मिल जाएगा आसानी से, 1 रुपया 2 रुपये देगा आपको। ठीक है, इसमें भारत देश का पूरा मानचित्र है और राज्यों को चीना खींच के उसके बाउंड्री को दर्शाया गया है। ठीक, आपको इसमें नदियों और झीलों को बताना था। ठीक है, तो हम थोड़ा सा जूम करके बताते हैं आपको। चलिए, सबसे पहले आपको दर्शाना था गंगा नदी। तो देखिए, गंगा नदी जो यहीं पे गंगोत्री से निकलता है उत्तराखंड में, और ऐसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चल जाता है और यहाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ठीक, इसके बाद है सतलुज नदी। देखिए, सतलुज नदी जो है यहाँ से राकस ताल से निकलता है। ठीक,
तिब्बत में पड़ता है यह। और यहाँ से जाते हुए यह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, ठीक। इसके बाद यह पंजाब में प्रवेश करता है, ठीक। फिर पंजाब से यह पाकिस्तान में चला आता है और पाकिस्तान में जाकर यह चेनाब नदी से मिल जाता है, ठीक। और यह चेनाब और ये सतलज दोनों मिलकर एक साथ सिंधु नदी में मिल जाता है और यह गिर जाता है कहाँ? अरब सागर में, ठीक है। अब चलिए अगला जो नदी है दामोदर नदी। तो देखिए दामोदर नदी जो है यहाँ झारखंड से शुरू हो रहा है यह नदी, ठीक। और झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए यह यहाँ पे हुगली नदी के आसपास यहाँ पे गिर जा रहा है बंगाल की खाड़ी में। अगला जो नदी है वह देखिए कृष्णा नदी है, ठीक। तो कृष्णा नदी जो है यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदी है। देखिए यहाँ से महाराष्ट्र से निकल रहा है यह नदी, ठीक। और यह महाराष्ट्र होते हुए यहाँ देखिए कर्नाटक में प्रवेश कर रहा है और फिर यहाँ से देखिए यह तेलंगाना में प्रवेश किया, ठीक। तेलंगाना के बाद फिर यहाँ देखिए यह थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर रहा है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला जो नदी है वह है तापी कृष्णा के बाद नर्मदा नदी। तो देखिए नर्मदा नदी जो है यहाँ देखिए मध्य प्रदेश में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और पूरा मध्य प्रदेश होते हुए यह यहाँ से देखिए फिर यहाँ गुजरात में प्रवेश कर जा रहा है, ठीक। ये गुजरात राज्य है और यहाँ खंबात की खाड़ी में यानी अरब सागर में गिर जा रहा है, ठीक। यह खंबात की खाड़ी है। चलिए अगला है तापी नदी। तो तापी नदी भी मध्य प्रदेश से ही शुरू होता है और देखिए यहाँ से यह महाराष्ट्र में प्रवेश किया, ठीक। ये महाराष्ट्र है। फिर यहाँ से यह गुजरात में प्रवेश किया और यहाँ खंबात की खाड़ी में गिर गया यानी अरब सागर में, ठीक। अगला है महानदी। तो देखिए महानदी जो है यहाँ छत्तीसगढ़ में शुरू हो रहा है और छत्तीसगढ़ से होते हुए यह उड़ीसा में प्रवेश कर रहा है और उड़ीसा में से यह बंगाल की खाड़ी में गिर जा रहा है, ठीक। चलिए अगला है दिहांग नदी, ठीक। तो देखिए दिहांग नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम है। यहाँ देखिए तिब्बत में मानसरोवर झील है, ठीक। और इस मानसरोवर झील से सांगपो नदी निकलता है, ठीक। यही सांगपो नदी जब यहाँ अरुणाचल प्रदेश में हमारे देश में प्रवेश करता है तो इसी सांगपो नदी का नाम पड़ जाता है दिहांग, ठीक है। और यही दिहांग नदी जब यहाँ असम में प्रवेश करता है तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक। और यही ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो इसका इसी नदी का नाम पड़ जाता है जमुना, ठीक। और यही नदी जब इधर से गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी का बांग्लादेश में पद्मा नाम पड़ जाता है, ठीक। और ये दोनों जमुना और पद्मा मिलती है तो यहाँ मेघना नदी बन जाती है और यहाँ कहाँ गिरती है? सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है और गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, मैप पे इन सारी नदियों को दर्शा देना है। अब देखिए आपके अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित झीलों को चिन्हित कीजिए। अब क्या करना है आपको, यह जो झील शब्द दिया हुआ है यह झील शब्द को आपको मानचित्र पे ढूंढना है कि कहाँ है। तो देख सकते हैं यहाँ आपके भारत देश का वही मानचित्र है जिसमें हम लोगों ने नदी को दर्शाया था, इसी में हम झील को भी दर्शा देंगे। सबसे पहले कह रहा है चिल्का झील। तो आपको पता होना चाहिए चिल्का झील जो है यह उड़ीसा में है, देखिए यहीं पे है, यही है चिल्का झील, ठीक है। उसके बाद सांभर झील आपको अपने पीछे पढ़ा है, राजस्थान में है, देखिए यहाँ पे है सांभर झील, ठीक। इसके बाद देखिए उलर झील जम्मू कश्मीर में है, देखिए यहाँ पे है उलर झील, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद पुलिकट झील है, तो देखिए पुलिकट झील जो है देखिए यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे है पुलिकट झील, ठीक। और उसके बाद है कोलेरू झील, तो कोलेरू झील जो है देखिए यहाँ पे है, ठीक। तो इस तरह से आपको आपने झीलों को भी क्या किया, दर्शा दिया मैप पे, ठीक है। इस तरह से आपका यह अभ्यास प्रश्नों का जो श्रृंखला यहाँ पे ख़त्म हुआ और इसी के साथ आपका यह अध्याय भी आज ख़त्म हो गया, ठीक है। यह लास्ट वीडियो था, पार्ट 3 वाला वीडियो था, इसमें आपने अभ्यास प्रश्नों को हल किया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और आपका पढ़ाई यूं ही जारी रहे। थैंक यू, पढ़ते रहें, खुश रहें और हमसे जुड़े रहें।